गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे इस संस्कृत क्लास में। देखिए, समय की उपयोगिता के बारे में अगर अपन चर्चा करें, अगर आप समय की इज्जत करेंगे तो समय आपकी उतनी ही इज्जत करेगा। अगर आप समय को बर्बाद कर देंगे तो समय आपको भी बर्बाद कर देगा। कहते हैं कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त को सांसों में ढाल लेते हैं। माना कि वक्त नहीं मानता आपको, लेकिन क्या बिगाड़ देगा वक्त उनका जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं, जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने टॉपिक की तरफ आज अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे अचसंधि प्रकरण का। अचसंधि अर्थात स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ किस प्रकार से मुकाबला होता है ये आपको पता होना चाहिए। यानी पहले वाले पद में भी स्वर, बाद वाले पद में भी स्वर। आमने सामने जब स्वर वर्ण होते हैं तो वहां स्वर संधि का कार्य होता है। जैसे एक चैप्टर के माध्यम से अपने देखेंगे कि स्वर संधि में किस प्रकार के वर्ण आमने सामने होते हैं। महेश्वर सूत्र में जो स्वर वर्णों की संख्या होती है मूल रूप से 9 स्वर होते हैं। जैसे ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक इसी प्रकार से स्वर संधि में सामने वाले पद में भी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। सामने वाले पद का भी पहला वर्ण स्वर होता है। ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ और औ। आपको स्वर संधि में ये ध्यान रखना है कि जब दोनों पदों में पूर्व पदान पहले वाले पद में अंतिम वर्ण स्वर, अग्रिम पदे आगे वाले पद में प्रथम वर्ण स्वर सयात, अर्थात पहले वाले पद में और आगे वाले पद में दोनों वर्णों में, दोनों पदों में आमने सामने के स्वर होते हैं। स्वर का स्वर के साथ मुकाबला होता है, वहां स्वर संधि का कार्य होता है। जैसे पहले अगर पहले वाले पद में जो स्वर है वैसा ही आगे वाले पद में भी स्वर है तो वहां सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य होता है। यहां ये देखिए, पहले वाले पद में जो वर्ण है ए, वैसा ही ठीक सामने वाले में है। ई सामने वाले में वैसा ही स्वर है। उ वर्ण के बाद में सामने वाले पद में सवर्ण है। री के बाद में भी सवर्ण है। अगर सवर्ण जहां होते हैं वहां सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य होता है। सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ संधि वहां है जहां पहले वाले पद में जैसे ए है, इस ए के साथ में सवर्ण का अर्थ ये है यहाँ कि ए के परिवार का जो वर्ण है आ, वो भी इसके साथ में है। यहाँ पहले वाले पद में और आगे वाले पद में ए या आ दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सवर्ण का मतलब यही है, इसके पूरे परिवार का वर्ण है वो सम्मिलित है। ए के साथ आ भी है, ठीक इसी प्रकार ई के साथ इसका दीर्घ रूप ई भी है। तो आमने सामने के वर्ण जब सवर्ण होते हैं तो सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य होता है। इसके बाद में अगर ए के बाद में सामने असमान वर्ण होते हैं ई, उ, री और लरी, तो यहां जो संधि का कार्य होता है यह गुण संधि का कार्य होता है। यानी गुण संधि में पहले वाले पद में ए, ऐसे आप समझ गए, ऐसे वर्ण से इसका परिवार का वर्ण आ भी है। आगे वाले पद में ई, उ, री और लरी, अगर ये वर्ण होते हैं तो वहां गुण संधि का कार्य होता है। इसके बाद में अगर ए के बाद ए, ओ, ऐ और औ अगर ये वर्ण होते हैं तो वहां जो संधि का कार्य होता है ये वृद्धि संधि का कार्य होता है। ओके, देखिए ए से वर्ण के बाद अगर आगे वाले पद में ए, ओ, ऐ और औ ये वर्ण होते हैं तो वहां वृद्धि संधि का कार्य होता है।
इसके बाद में इधर देखिए, अगर पहले वाले पद में ई, उ, री और लरी ये वर्ण होते हैं और इनके ठीक सामने अगर असमान स्वर विपरीतार्थक वर्ण होते हैं तो वहां जो संधि का कार्य होता है वह यण संधि का कार्य होता है। देखिए यण संधि में पूर्वम पदांत यानी पहले वाले पद में ई, उ, री और लरी ये वर्ण होते हैं, इनके ठीक सामने विपरीत स्वर, कहने का मतलब ई के सामने ई न हो, उ के सामने उ न हो, इनको छोड़ करके कोई भी स्वर हो, ई के बाद में सामने उ हो सकता है, उ के बाद में ई हो सकता है। जब ई को यंची सूत्र से पढ़ते हैं तो पहले वाले पद में इक वर्ण होते हैं, उनके आगे असमान स्वर होते हैं, तो इक के स्थान पर यण आदेश, तो वहां यण संधि का कार्य होता है। इसके बाद में प्रथम पदांत पहले वाले पद में ए, ओ, ऐ और औ अगर ये वर्ण होते हैं, इनके ठीक सामने स्वर होने पर यहाँ जो एचो यवा यवा इसके अनुसार अयाति संधि का कार्य होता है। ओके, अब आपको ये समझ में आया होगा कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ किस प्रकार से मुकाबला होता है। एक बार दोबारा अपने देखते हैं कि स्वर सवर्ण दीर्घ संधि के अंदर आमने सामने के जो स्वर होते हैं वो सवर्ण होते हैं, यानी जो वर्ण पहले वाले पद में होते हैं ठीक उसी प्रकार के वर्ण आगे वाले पद में होते हैं। इसके बाद में गुण संधि में पहले वाले पद में यहाँ ए, इसके बाद में ई, उ, री और लरी ये वर्ण होते हैं, वहां गुण संधि का कार्य होता है। इसके बाद में वृद्धि संधि में प्रथम पदांत पहले वाले पद में अवर्ण, इसके बाद में आगे वाले पद में ए, ओ, ऐ और औ अगर ये वर्ण होते हैं तो वह वृद्धि संधि का कार्य होता है। इसके बाद में यण संधि में इको यंची सूत्र से पहले वाले पद में ई, उ, री और लरी अगर ये वर्ण होते हैं और इनके ठीक सामने अगर असमान स्वर आते हैं तो वहां इको यंची सूत्र से यण संधि का कार्य हो जाता है। इसके बाद में अयाति संधि में पहले वाले पद में ए, ओ, ऐ और औ इसके बाद में स्वर होने पर यहाँ जो संधि का कार्य होता है यह अयाति संधि का कार्य हो जाता है। मूल रूप से अच संधि अर्थात स्वर संधि में 5 भाग अपने पढ़ते हैं। इनके अलावा जो अपने पढ़ते हैं चाहे वो पररूप संधि पढ़े चाहे पूर्व रूप संधि पढ़े, वो इनके ही अपवाद स्वरूप नियम है, इन्हीं के ही अपवाद स्वरूप वो भाग हैं। तो आज के वीडियो में अपने इतने इस टॉपिक पर सामान्य टॉपिक पर चर्चा की। अब अगली क्लास में अपने इन एक एक भागों को अपने पढ़ेंगे, साथ में इनके जो सूत्र हैं उनसे समझेंगे किस प्रकार से संधि में जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें उनका क्या प्रतिफल होता है, यानी क्या वर्ण है वो मिलकर के बनते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कहते हैं संघर्ष जीवन में एक व्यक्ति के लिए चुनौती है, उस चुनौतियों को निश्चय ही आपको मुकाबला करके सफल होना चाहिए। कहते हैं तूफान कितना ही भयंकर हो हाथ उठाए रखिए, तूफान कितना ही भयंकर हो हाथ उठाए रखिए, जमीन कितनी ही दलदल हो पांव जमाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।